साथियों एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को पूरी तरीके से क्रैक करने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ये मॉडल पेपर साथियों एक बार जरूर लगाइएगा। मैं कहूंगा कि यहां से आपको बहुत सारे सवाल आपके रियल एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। तो साथियों जैसे आपके एग्जाम में 20 सवाल हिंदी के आते हैं, सेम वैसे ही लिए हैं। उसके बाद साथियों जीएस के एकदम टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन होंगे और साथियों मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिए हैं। तो इन सभी सवालों को देखिएगा साथियों और चेक करिएगा कि आपका स्कोर कितना है। 20 सवाल जो कि हिंदी के साथियों होंगे। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि दिए गए वाक्य का वो भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो साथियों कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। देखिए उसने कपड़े सीने में दक्ष है, ये थोड़ी ना होना चाहिए। यहां पर होना चाहिए वह कपड़े सीने में दक्ष है। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत साथियों यहां पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों पक्षी का आपको बताना है समानार्थी शब्द क्या होता है। तो पक्षी को कुकू थोड़ी ना कहते साथियों, पक्षी को पखेरु कहा जाता है। तो इस प्रकार जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है मैं कहूंगा बिल्कुल सही किया है। अगला देखिए साथियों कह रहे कि रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि क्या स्त्री का पर्यायवाची है? नहीं। क्या बिजली का पर्यायवाची? नहीं साथियों। किरण का पर्यायवाची? क्या रश्मि साथियों किरण का पर्यायवाची है? ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का साथियों चयन कीजिए। यानी कि आपको यह बताना है कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। जैसे ये नीचे तीनों लिखे हैं सारे गलत हैं, केवल कौन सा सही है साथियों? कवित्री कैसे लिखा जाता है जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए यानी कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। आपको बताने साथियों दिक्कत कहां पर आपको लग रही है बताइए। मुझे इस आदमी का पता ठीक है मालूम नहीं। अब देखिए मालूम ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। मालूम में ला में बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत साथियों यहां पर है, यानी कि त्रुटि यहां पर है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम बता दीजिए। किस शब्द का यहां पर जो जटिल शब्द आया ना साथियों, जटिल शब्द, इसका आपको विलोम बता देना है। तो जटिल का साथियों विलोम एक तरीके से क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। अगर सरल का विलोम आपसे पूछ ले साथियों तो आपको जटिल बता देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है बताइए। तो कम बोलने वाले को मितभाषी, वाचाल, गंभीर या मृदुभाषी क्या कहा जाता है साथियों? मितभाषी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि आपको यह बताना है कि स्वादिष्ट साथियों कैसे लिखा जाता है। तो स्वादिष्ट की अगर बात करते हैं तो स्वादिष्ट की अगर बात करें तो कुछ ऐसे लिखा जाता है और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऐसे ऑप्शन नंबर डी में। गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरने का मतलब क्या होता है? थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना या छोटे बर्तन में ज्यादा चीज रखना या थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना या थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो इस सवाल का साथियों सबसे सटीक जवाब जो होगा वो थोड़े में बहुत कुछ कहना। इसका मतलब हो जाएगा साथियों क्या? गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। ये आपका राइट आंसर होगा। जिसकी आशा की गई हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों आशातीत कहा जाता है। क्या उसको आशातीत कहा जाता है? उसके बाद देखिए सैनिक आतंकवादी के पैरों में पाजेब डालकर ले गए या बेड़ियां डालकर ले गए या घुंघरू या साथियों हथकड़ियां। तो यहां पर सबसे जो सटीक शब्द है वो कौन सा आ जाएगा? बेड़ियां आ जाएगा। यानी कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए। अगला सवाल देखिए कहा जा रहा है कि रेखांकित खंड है। रेखांकित खंड की अगर बात करें ये आपका रेखांकित खंड हो जाएगा। कहने के रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। दिक्कत कहां पर? देखिए आपको बताने कि इसकी जगह पर क्या ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कि रविंद्रनाथ जी से भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे नहीं जमा। रविंद्रनाथ जी को भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे नहीं साथियों। रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ने नहीं आना चाहिए, सिर्फ रविंद्रनाथ जी आना चाहिए। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों यहां पर कह रहे कि सामान्य का विलोम क्या होगा? तो अवशिष्ट तो नहीं होगा लेकिन सामान्य का विलोम साथियों विशिष्ट होगा। क्या होगा? विशिष्ट होगा। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों दिए गए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। क्या आपसे साथियों यहां पर कहा जा रहा है कह रहे कि गोलियों की बाढ़ से सामने कोई न टिक सका। तो बाढ़ की जगह पर बौछार आएगा, चोट आएगा, मार आएगा या आहट आएगा। तो मैं कहूंगा गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक पड़ा, ये होना चाहिए। तो कुल मिला के राइट आंसर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि इसमें अगर बात करें तो पूछा जा रहा है कहां पर त्रुटि है? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं ना साथियों
तो यहां पर दिक्कत आपको कहां पर लग रही है जरा मुझे बताइए। देखिए समस्त प्राणी मात्र यहां पर नहीं होना चाहिए था, यही दिक्कत लग रही है और दिक्कत लग रही है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूर्योदय के पहले, ठीक है, सूर्योदय के पहले के समय को साथियों क्या कहा जाता है, यानी कि एक शब्द में आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है। पूर्वाहन कहा जाता है, नहीं उषा काल कहा जाता है। क्या साथियों, सूर्योदय के पहले के समय को क्या कहा जाता है, उषा काल कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अर्जुन के सामने एक ही ध्येय था, मछली की आंख, या एक ही मंतव्य था, या लक्ष्य था, या साथियों उद्देश्य था। खाली जगह में साथियों क्या आना चाहिए, मैं कहूंगा लक्ष्य आना चाहिए, यानी कि अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल की अगर बात करते हैं, कह रहे कि मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। अब या उसका होना चाहिए, या उसकी नहीं होना चाहिए, या उसके नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा यहां पर जो आना चाहिए वो उसकी नहीं है, ये आना चाहिए। तो कुल मिला के पूरा वाक्य आपका जो बनेगा, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है, ये होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भेड़ बना लेना। तो भेड़ बना लेने का मतलब होता है क्या साथियों, वश में कर लेना, दीवार में चुनना, घोर विपत्ति आना, या मन में जगह बना लेना। तो मैं कहूंगा साथियों वश में कर लेना, यानी कि भेड़ बना लेना, यानी कि वश में कर लेना। उसके बाद देखिए उसके पैर में लग गई। अब क्या लग गई साथियों, घुन लग गई, नहीं, ठोकर लग गई, कांटा लग गई, तो कांटा लग गया होना चाहिए। टक्कर लग गई, देखिए अब सबसे सटीक जवाब की अगर बात करें तो ठोकर लग गई, ये सबसे सटीक जवाब लग रहा है टक्कर से भी ज्यादा। तो कुल मिला के साथियों आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर साथियों नए हैं और इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ लीजिए सब्सक्राइब करने से ही आपका आधा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर बाकी आपको पढ़ना है। और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेते हैं तो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो 20 सवाल हो गए, बताइएगा इसमें से कितना स्कोर आपका रहा। और अब साथियों जीएस के हम लोग देखेंगे पूरे 20 सवाल, और इसमें से 11 से 12 का कोशिश करिएगा कि स्कोर आपका रहे। देखिए भाई, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों पूरा पाषाण युग कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण काल युग कहा जाता है, पूरा पाषाण युग कहा जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा एक नव पाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो इनमें से कौन कौन से नव पाषाण सांस्कृतिक स्थल है, कोल्डी हवा है, मेहरगढ़ है, बुर्ज होम, लेकिन कंतासी नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह के संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी इसके अध्यक्ष साथियों कौन थे, तो इसके अध्यक्ष की अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देख लीजिए, कह के 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था, तो साथियों किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था, ये आपको साथियों याद रखना है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निर्वाचक सभा पहली बार कब मिली, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं निर्वाचक सभा पहली बार 1946 में मिली, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो साथियों कौन थे उनकी जगह पर, मैं कहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तो साथियों एक तरीके से अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या अस्थाई अध्यक्ष थे? इनके बाद साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष के पद पर बैठे थे। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, तो इनमें से भारत के संविधान की विशेषता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए संघीयता ये भारत के संविधान की विशेषता है, मूलभूत अधिकार भी है, सत्ता का विभाजन भी है, एकात्मक प्रणाली साथियों नहीं है। अब नहीं है ये विशेषता के रूप में नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों यूनाइटेड किंगडम आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो यूनाइटेड किंगडम देश के संविधान से ली गई है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का जो नागरिकत्व पर आधार किस देश के संविधान से ली गई है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों यूके से ली गई है, ठीक है ना। कहां से? यूके से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया। क्या साथियों पूछा जा रहा है कि संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। अगर बात करते हैं साथियों ये किस देश के संविधान से, तो अगर बात करें संवैधानिक यानी कि किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच है, तो ये अपने भारत में। कहां पर? अपने भारत में है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, अब आपको बताने साथियों जो मौलिक अधिकार है ना ये कहां से, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो
तो आप लोग ध्यान रखेंगे अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान है। तो किसकी बात चल रही है, कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 23 जो 24 है ना साथियों, यह शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों 20 क्वेश्चंस आपने देखे हिंदी के और 20 क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के, यानी कि पूरे 40 क्वेश्चंस के बाद आप देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन और साथियों मैथ के क्वेश्चंस। तो पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान साथियों खतरनाक होता है और मैंने पूरी प्लानिंग बना ली है साथियों आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। तो मेरा मानना है कि जो शिफ्ट आपके किसी भी शिफ्ट में आप बैठ जाओ, हर शिफ्ट में तकरीबन 85% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको साथियों आते होंगे, ठीक है ना। 85% की बात कर रहा हूं, 85 क्वेश्चंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि साथियों 80 ही तो क्वेश्चंस आना है। चलिए तो साथियों क्या धीरे धीरे आप बनेंगे, आपको कमांड में हासिल करवा दूंगा हिंदी पर धीरे धीरे 20/20 वाली, जीएस पर पूरी कमांड एक तरीके से, उसके अलावा रीजनिंग पर और साथियों मैथ पर, यानी कि सारी चीजें आपकी कंप्लीट होंगी सर, ठीक है ना। चलिए तो साथियों आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो समझ लीजिए अगला नंबर आपका है, बस मेहनत आपको नहीं छोड़ना है, मेहनत आपको करते रहना। देखिए यहां पर अगर बात करें भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है साथियों? मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे हैं कि कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, कौन सा पुल? मैं कहूंगा बोगीबिल पुल। क्या बोगीबिल पुल जो है ना, ये असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। तो साथियों लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। कहां पर साथियों? ये अरब सागर में स्थित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए यानी कि फ्लोटिंग फुमदीस भारत के किस राज्य में है? क्या साथियों किस राज्य में है? ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को भी यहां पर याद रखना है कि ये कहां पर है, बताइए ये कहां पर है साथियों? मणिपुर में। क्या जो आपका फ्लोटिंग फुमदीस है ना, ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ये मणिपुर में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मिनिकाय की बात चल रही है, यानी कि मिनिकाय जो है ना, मिनिकाय ये लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं साथियों तो ये किससे संबंधित है? ये दूरी से संबंधित है क्योंकि दूरी नापता है ये प्रकाश वर्ष। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो किस मात्रा के लिए साथियों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? मैं कहूंगा तीव्रण को मापने के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कह रहे कि जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए इसे क्या कहा जाता है? इसे घर्षण कहा जाता है। क्या जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे साथियों घर्षण कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आपने साथियों यहां पर हिंदी देखी, जीएस देखिए, अब आप लोग टॉप क्वेश्चंस देखेंगे रीजनिंग के। तो रीजनिंग के वो क्वेश्चंस हैं साथियों जो एसएससी जीडी में आपसे पूछे जा चुके हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से साथियों इन सभी सवालों को आप लोग यहां पर देखिएगा। तो कुल मिला के 192 179 है, फिर बीच में आपको बताने के कौन सा नंबर है, और उसके बाद 120 है, फिर 91 आ गया और फिर 60 आ गया। ये कैसा साथियों रूल है? यहां पर कैसे क्या हो रहा है देखिए, अगर मैं थोड़ा सा साथियों यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूं तो 192 से 179 हुआ है, कितना साथियों घटा है? यहां पर 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा साथियों? यानी कि 13 एक तरीके से घटाया गया है, ठीक है। 192 में 13 घटाया गया है, 179 से 162 हुआ है, तो कितना घटा है साथियों? 7 और 1 यहां पर घटा, यानी कि 17 घटा है। तो अब यहां पर कितना घटेगा, फिर यहां पर कितना घटेगा? अच्छा यहां पर कितना घटा है एक बार बताइए। कि 120 में से 91 हुआ है, तो यहां पर कितना घटा है साथियों? 29 घटा है, और यहां पर कितना घटा है साथियों? 31 घटा है, ठीक है ना। तो ये क्रम थोड़ा सा आपको यहां पर पहचानना होगा, ठीक है। चलिए तो 13 है, 17 है, अगर यहां पर हम 19 लिख दें, अगर यहां पर साथियों हम 23 लिख दें, तो आपको कुछ याद आ रहा है? आपको साथियों अभाज्य संख्याएं नहीं याद आ रही हैं कि ये तो बिल्कुल यहां की भी, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, तो यहां पर भी 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 18 नहीं 19 होती है। 19 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 होती है, ऐसे करके चल रहा है। तो 162 में जब आप साथियों क्या प्लस करेंगे?
माइनस करेंगे 19 को, जब आप साथियों माइनस करेंगे 162 में तो कितना आएगा देख लीजिए। 12 में से यहाँ पर 9 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 15 हो जाएगा, 14 यानी कि 143 यहाँ पर आ जाएगा। तो 143 कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब देखिए, एक तो ऐसा आपसे सवाल पूछा जाता है और एक सेम टू सेम ऐसा सवाल पूछा जाता है। आपको दे दिए जाते हैं 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसमें से सबसे असंगत बताइए, सबसे असंगत कौन सा है। और एक रूल मैं आपको बता रहा हूं साथियों, एक रूल जो कि हर बार आता है, वो आता है साथियों कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला। क्या साथियों? कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला वो रूल आता है। यानी कि अब देखिए, इसमें ई आई यू है, इसमें ओ ई यू, देखते ही ये समझ गए इन तीनों में वॉवेल वॉवेल वॉवेल, लेकिन इसमें कोई वॉवेल नहीं, इसमें सारे के सारे साथियों कॉन्सोनेंट हैं। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं, मैं कहूंगा ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें अलग लॉजिक लगा हुआ है, अलग लॉजिक लगा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये भी कॉन्सेप्ट क्या पूछा जाता है एग्जाम में? मैं कहूंगा बिल्कुल ये भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो इसको भी हल कर देते हैं। कह रहे कि डब्ल्यू खाली जगह AT खाली जगह WX, फिर 2 बार खाली जगह है, फिर Q है, 2 बार खाली जगह है, ATQ है। आपको बताना है खाली जगह में कौन कौन से साथियों लेटर्स आएंगे। इस सवाल का मैं आपको एक ही तरीका बताता हूं। पहला स्टेप आपको करना है, इन सभी को काउंट करिए जरा। कहने के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 आ रहा है। इसका मतलब साथियों ये है कि या तो 5 का हो सकता हो पेयर बन रहा हो, या 3 का बन रहा हो। 5 का एक बार बनाकर आप लोग यहां पर देख लीजिए। 5 की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए अंत में क्या आ रहा है साथियों? अंत में ATQ आ रहा है, अंत में ATQ। या आप एक काम करिए, Q यहां पर आया, Q यहां पर आया, तो यहां पर भी साथ, सॉरी W यहां पर आया, W यहां पर आया, तो W साथियों यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब Q यहां पर आया, Q यहां पर आया, तो Q यहां पर आ जाएगा, Q आपका हो गया। अच्छा ATQ हो गया, तो यहां पर साथियों A और T और Q आ गया, तो यहां पर ATQ ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरे वाले में X आएगा, तो यहां पर भी साथियों X हो जाएगा। पूरा हमको मिल गया। देखिए WX ATQ, तो WX ATQ हो गया। अब आप देख लीजिए, आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है? आपने X लिखा है, Q लिखा है, आपने A और आपने T लिखा है, आपने W लिखा है और आपने X लिखा हुआ है। तो अगला काम, आखिरी काम आपको ये करना है कि देख लेना है कि ये कौन से ऑप्शन में, क्या ऑप्शन नंबर A वाले में, B वाले में, C वाले में, D वाले में है। मैं कहूंगा X Q A T W, तो ऑप्शन नंबर A में मुझे नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है साथियों, तो यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में KAPIL को क्या लिखा जाता है? कि NDRKN लिखा जाता है, ठीक है। कह रहे कि SAROJ को क्या लिखा जाता है? VDTQL लिखा जाता है, ठीक है, ये भी ठीक है ना। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं क्या, कि आपको बताना है POOJA को साथियों क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें साथियों, K किस पर होता है? K 11 पर होता है, A 1 पर होता है, P 16 पर होता है, I 9 पर होता है, L 12 पर होता है। इसकी अगर बात करें, N 14 पर होता है, D 4 पर होता है, R 18 पर होता है, K 11 पर होता है, N 14 पर होता है। देखिए जरा, यानी कि 11 से 14 हुआ है 3 बड़ा है, 1 से 4 हुआ है 3 बड़ा है, 16 से 18 हुआ है 2 बड़ा है। अच्छा, मतलब शुरू में 3 बड़ा है 2 बार, फिर कितना बड़ा है? 9 से 11 हुआ 2 बड़ा है, फिर साथियों 2 बड़ा। और इसमें भी वही रूल लग जाए। देखिए जरा साथियों, S से V हुआ है, यानी कि 3 बड़ा है, S से B हुआ है 3 बड़ा है, A से D हुआ है 3 बड़ा है, और फिर उसके बाद 2 बढ़ रहा है। तो साथियों देखिए, ये आता है 16 पर, P 16 पर आता है, यानी कि 19 पर क्या आ जाएगा साथियों? S आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें अगर 3 बढ़ाओगे तो R आ जाएगा। अब इसमें 2 बढ़ाना है, यानी कि Q आएगा, ठीक है ना, Q आएगा, और उसके बाद L आ जाएगा, और उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा? उसके बाद आपका C आ जाएगा। अगला काम और अंतिम काम आपको करना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? कि SRQLC में कहूंगा ऐसा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों। देखिए जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कराए जाते हैं, जो क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अध्ययन किया है, जितना मेरा मानना है कि शायद ही किसी टीचर ने किया हो। टीचर लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे वो करवा देते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उठाए हुए हैं, ठीक है। पिछली परीक्षाओं जो आपकी SSC GD हो चुकी है ना, उसके ही साथ ये क्वेश्चंस है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और इसके बहुत ज्यादा संभावना है कि डिक्टो क्वेश्चंस उठा दे, क्योंकि ये समझ लीजिए SSC जो है ना, SSC जिस कंपनी को सिलेक्ट करती है वो बार बार नए क्वेश्चंस थोड़ी ना बनाती है। हजारों सैकड़ों लाखों क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो उठा लेती है, जरा बराबर वो चेंज कर लेती है। चलिए
तो इस सवाल को साथियों हम लोग देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 6 मित्र हैं, ठीक है, 6 मित्र हैं, अजय है, नीतू है, सीमा है, कविता है, मनोज है और विजय है। एक वृत्ताकार मेज के परिता बैठे हैं, ठीक है, उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। अच्छा, इनका कहने का मतलब साथियों ये है कि कितने लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कितने लोग बैठे हैं। कहा गया है यहाँ पर 6 मित्र हैं, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 और 1 6। सबका मुंह पता किस तरफ है? इस सबका मुंह बाहर की तरफ है। सबका मुंह किस तरफ है साथियों? सबका मुंह यहाँ पर बाहर की तरफ है, ये बताया गया है, ठीक है। तो कहा गया है साथियों के मनोज, अच्छा ये मनोज हो गया, मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। मनोज जो है ना, ये सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। अजय सीमा के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। तो सबसे पहले इसको कर लो, सीमा के बाईं और बगल में कौन बैठा है? मान लीजिए सीमा कहाँ बैठा ले, सीमा यहाँ बैठा देते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि सीमा के बाईं ओर, अब ध्यान रखिएगा इनका ये सीधा हाथ हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये बायां इधर को होगा। तो सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? अजय बैठा है, यानी कि साथियों अजय यहाँ पर बैठ जाएंगे, अजय यहाँ पर बैठ जाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि अजय जो है ना, अजय ये सीमा के बाईं, अच्छा ये तो हो चुका है, क्या कहा? अच्छा अब इसको पढ़ लीजिए, कह रहे कि मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है, यानी कि मनोज जो है ना, मनोज ये सीमा और नीतू के, यानी कि नीतू यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। मनोज जो है ना सीमा और नीतू के बीच में बैठा है, तो मनोज साथियों जाहिर सी बात है यहाँ पर आ जाएगी, ये बात क्लियर है। कह रहे कि कविता नीतू का पड़ोसी नहीं है। कविता जो यहाँ पर नहीं बैठेंगी, कविता साथियों यहाँ पर बैठेंगे, कविता यहाँ पर बैठेंगी। तो अब बचा कौन? यहाँ पर अगर बात करें कौन बचा साथियों? विजय बचा है। तो विजय बचा है, विजय आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बार देख लीजिए सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है साथियों? सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन है साथियों? विजय है। तो विजय क्या होगा? विजय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का किस्सा है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है। तो उसी प्रकार कैनबरा किसकी राजधानी है साथियों? कैनबरा की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो इस प्रकार आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं पहले, ठीक है साथियों। चलिए, तो क्या क्या कहा जा रहा है साथियों, पूरी डिटेल को एक बार पढ़िए और फिर बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल के हम लोग जवाब की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। कह रहे कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं, STUVWXY हैं। कह रहे कि 5 सदस्य अलग अलग व्यवसायों में, अर्थात शिक्षक है, मतलब कोई शिक्षक है इसमें से, कोई चिकित्सक है, कोई नर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है। सवाल बहुत आसान है, कुछ नहीं इस सवाल में। यानी कि परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी कि 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी कि 4 लोग हैं जो शादीशुदा हैं। यानी कि इस चिकित्सक है जिसका विवाह वाई से हुआ है। तो पहला पॉइंट यहां पर आपको साथियों मिल चुका है। क्या कहा जा रहा है साथियों? कहा जा रहा है, अगर बात करते हैं इसकी, अगर बात करें तो इस का विवाह किसके साथ हुआ है? वाई के साथ हुआ है। इस क्या है? इस चिकित्सक है। तो साथियों ये चिकित्सक हो गया, और इस चिकित्सक है जिसका, अच्छा अंत में देखिए पूछा क्या जा रहा है, यानी कि डब्लू की पत्नी क्या है? तो ये चिकित्सक मेरे ख्याल से लिखना हमें जरूरी नहीं है। ये चिकित्सक जो है कोई डॉक्टर है तो लिखना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। तो इसको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये चीज एक्स्ट्रा बढ़ाई गई। देखिए, इस चिकित्सक है जिसका विवाह वाई से हुआ है, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हैं। उसके बाद कहने के इस चिकित्सक है जिसका विवाह वाई से हुआ है, कहने के जो शिक्षक है ये शिक्षक है। कहने के डब्लू वैज्ञानिक है जो वाई का ससुर है। अब देखिए, वाई का ससुर है, क्या वाई का ससुर है? ठीक है, वाई का ससुर है कौन? डब्लू। यानी कि डब्लू कौन होगा साथियों? डब्लू की अगर बात करें तो ये एस का पिता होगा। अरे भाई, ये पति है, ये पत्नी है, इतना मान लीजिए आप, ठीक है। यानी कि जो वाई का ससुर है, वाई का ससुर हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है वी और यू एस के बच्चे हैं। वी और यू, यानी कि वी और यू जो है ना ये एस के बच्चे हैं, तो एस के बच्चे हो गए। यानी कि एस और वाई के बच्चे हैं वी और एस, ठीक है। यानी कि जो क्रमशः 6 में और 6 में और 8th में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि टी की माँ एक्स है। टी की माँ कौन है सातु? एक्स है, और एस टी का भाई है। अच्छा देखिए, एस का भाई यानी कि टी जो है ना, टी का भाई कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो ये पति हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी। बात पहले क्लियर हमने बता दी थी। चलिए, अब यहाँ से और पक्का हो गया कि भाई हाँ ये पति ही है, ठीक है। अभी तक मैंने लिख दिया इसकी जगह पर प्लस, लेकिन अब ये पक्का हो गया कि टी का भाई ऐसा, यानी कि ये पति होगा, ये पत्नी होगी। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि टी की माँ एक्स है, यानी कि टी की माँ कौन हो जाएगी सातु? एक्स हो जाएगी। यानी कि ये दोनों पति पत्नी है। टी की माँ, ठीक है, टी के माँ एक्स है, ये पत्नी है, ये पति हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि एस टी का भाई है और टी इंजीनियर है, ठीक है, टी इंजीनियर करेंगे। डब्लू की पत्नी कौन है? तो डब्लू की पत्नी कौन है? अभी मैंने आपको बताया एक्स है, तो डब्लू की पत्नी कौन है साथियों? एक्स है। और एक्स कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब इस सवाल को देख लीजिए आप लोग और बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है।
दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें और जो दर्पण को दी गई आकृति की दाईं ओर रखने पर, देखिए यहां पर एक साथियों क्या है, यहां पर एक दर्पण है और ये कुछ एन करके और कुछ ई करके बना है। इतना तो साथियों आपको क्लियर दिख रहा है ना, ये कुछ एन और ई करके साथियों बना हुआ है। आपको बताने की ये कैसा दिखेगा दर्पण में, देखिए मैं आपको बता देता हूं साथियों ये कैसा दिखेगा। ये ई है ना, ये ई कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ई इस टाइप से हो जाएगा। और एन की अगर बात करें ना, एन की अगर बात करें तो एन की अगर बात करें, एन साथियों कुछ आपका इस टाइप से हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर है क्या, यहां पर भी नहीं है साथियों, यहां पर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर यानी कि 1 से 6 तक अंक दिए गए। बात बिल्कुल सही है, यानी कि उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 वाले फलक के विपरीत है। तो 3 का विपरीत आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए 3 यहां पर लिखा हुआ है तो 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, यानी कि आंसर 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। 3 एक यहां पर लिखा है तो 3 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो 1 नहीं हो सकता। अब बचा क्या साथियों, 5 बचा। तो मैं कहूंगा 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है इस टाइप के सवालों को करने का और बहुत जल्दी करने का, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा इस मेथड से। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है साथियों, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। कह रहे हैं कि 48 को यहां पर 32 लिखा गया है। उसके बाद साथियों 73 को आपको बताने क्या लिखा जाएगा और उसी प्रकार यहां पर साथियों 25 को क्या लिखा गया है, 10 लिखा गया है। तो आपको यहां पर बताना है। चलिए देखिए, अगर यहां पर हम साथियों माइनस करते हैं तो यहां पर 16 माइनस होता है, लेकिन यहां पर तो साथियों कितना माइनस हो रहा है, 10 ही माइनस हो रहा है। तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा, लॉजिक इसका मतलब कुछ और है। चलिए क्या है देख लेते हैं। अच्छा एक काम साथियों आप ये करिए, ठीक है, 4 और 8 यहां पर लिखा हुआ है। अगर 4 और 8 की गुणा करा दे तो 4 अट्ठे 32 होता है। उसी प्रकार 2 और 5 की गुणा करा दे तो 2 पंजे 10 होता है, यानी कि इन दोनों की भी गुणा होगी। 7 तियां कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 21 है तो लॉजिक हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है और बिल्कुल साथियों ऑप्शन में 21 है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो अब यहां पर साथियों आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे लेकिन सबसे दमदार क्वेश्चन होंगे। देखिए यानी कि ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को 50 दिन में करता है, ए अकेले उस काम को 50 दिन में करता है करके बी अकेले अगर उस काम को करता है तो कितने दिन में करेगा, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। अब एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि 30 से कट जाए, 50 से कट जाए, मैं कहूंगा 150 नंबर होगा। 30 पंजे 150 और 50 तियां 150। कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में 3 काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। अब देखिए ए एक दिन में 3 काम करता है, ये दोनों मिलकर कितने काम करता है, 5। तो 3 ए करेगा, सॉरी ए 3 करेगा, बी जाहिर सी बात है 2 करेगा, क्योंकि इन दोनों को ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो कहने कि अब देखिए ये पता नंबर पता क्या होता है, ये होता है टोटल काम। ये क्या होता है साथियों, ये टोटल काम होता है। तो अगर टोटल काम 150 है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल ये काम 150 कितने दिन में निपटा देगा, मैं कहूंगा 75 दिन में निपटा देगा। तो 75 दिन में बी अकेले उसी कार्य को पूरा कर लेगा। 75 आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि सुमेर ने 800 रुपए प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां खरीदी और 1200 में एक मेज खरीदी। उसने सभी कुर्सियां और मेज को 7200 रुपए में बेच दिया। उसके लाभ बताइए, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें करके 6 कुर्सियों का, अगर एक कुर्सी 800 रुपए की है तो 6 कुर्सियां कितने रुपए की हो जाएंगी, ठीक है, 6 छंग 36, 6 42, 6 48, यानी कि 4800 रुपए की वो 6 कुर्सियां हो जाएंगी। उसने 1200 रुपए की एक मेज भी खरीदी है, तो टोटल मिला के ये काम कितने का हो गया, चीजें ये टोटल ये 6000 रुपए की हो गई। यानी कि उसने सभी कुर्सियों और मेज को 7200 में बेचा, यानी कि खरीदा दोनों को 6000 में, बेचा कितने में, 72 में। 7200 में तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1200 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर ये पूछा जाता लाभ कितने का हुआ तो 1200 आप बता देते, लेकिन इस 1200 को प्रतिशत में पूछा, यानी कि लाभ को प्रतिशत में बदलने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो नीचे क्या आता है, नीचे साथियों हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य आपका क्या है, जितने रुपए में आपने खरीदा है, 6000 में खरीदा है, तो साथियों इसको कैलकुलेट कर लो। 0 0 कैंसिल, इस 0 ये 0 कैंसिल, 6 दूना 12, यानी कि 20% साथियों प्रॉफिट होगा। 20% कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। बहुत तेजी के साथ साथियों इन सभी सवालों को आपको देखना और एग्जाम में भी बहुत तेजी के साथ इन सवालों को आपको करना होगा। कहने कि अमित ने विमल को एक अलमारी दी और 10% का लाभ प्राप्त किया। विमल ने वही अलमारी चेतन को 10% का लाभ पर बेच दी। यदि चेतन ने अलमारी को 14500 में खरीदा तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब यहां पर अगर मान लीजिए अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य क्या है, साथियों x है। क्या अमित के लिए
अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य x है मान लेते हैं। तो साथियों इसने 10% लाभ पर एक तरीके से क्या किया है साथियों, जो क्या कहा गया, अमित ने विमल को अलमारी बेची। अमित ने x रुपए में खरीदी थी, विमल को जो अलमारी बेची वो 10% लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि इसने 110% में साथियों बेची होगी, 110%। ठीक है ना। अब इसको अगर कट कर दें साथियों तो कितना आपके सामने आ जाएगा, यानी कि 11x/10 इतने रुपए में बेची होगी। और उसके बाद विमल वही अलमारी 10% का लाभ पर बेच रहा है, यानी कि वे फिर 110% पर इसको बेच रहा है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 11 गुणा 11 क्या हो जाएगा 121, और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए कह रहे कि यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 रुपए में बेचा तो अब इसके बराबर आएगा 14,520, ये आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 14,500। तो क्या होगा, इन दो जीरो की गुणा इससे हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा। यहां से हमें मिल जाएगा साथियों x का मान मिल जाएगा। और x का मान आखिर है क्या, यही तो साथियों एक तरीके से क्रय मूल्य है। अमित के लिए जो अलमारी का क्रय मूल्य है वो यही x तो है। तो ये इसको कट कर लीजिए, देख लीजिए। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं 11 से कट करें, 11 आ जाएगा, 11 कम 11 आ जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है ना, 3 जाएगा तो 11 3 33 आ गया, 11 दूना 22 आ गया, 0 0 0 आ गया। इसको अगर कट करें साथियों 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी कि 12,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 12,000 अलमारी का क्रय मूल्य होगा और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को साथियों, और मुझे आप लोग बताइए कि सही जवाब आपका क्या होगा। यानी कि 4 मित्र हैं, ठीक है, A B C D, किसी व्यवसाय में 3:7:9:13 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। यदि C के लाभ का हिस्सा, यानी कि अगर C को प्रॉफिट के तौर पर 8910 रुपए मिले हैं तो कहने के A और B को कितना लाभ मिलेगा। अब देखिए 4 लोग हैं, जितना रुपए ये निवेश करते हैं, एक लॉजिक में आपको बता रहा हूं, एक रूल में आपको बता रहा हूं, जिस अनुपात में ये पैसा लगाते हैं, जिस अनुपात में ये पैसा निवेश करते हैं, उसी अनुपात में इनको लाभ मिलता है। तो यहां पर लाभ हमें नहीं दे रखा है, तो जिस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है हम उसी को मान लेंगे कि इतने में इनको लाभ हुआ। यानी कि ए ने 3 लगाया तो ए को 3 लाभ हुआ, बी ने 7 लगाया तो बी को 7 लाभ हुआ, सी को लाभ हुआ 9 और डी को लाभ हुआ 13। और यहां पर कहा जा रहा है क्या, यानी कि सी का लाभ का हिस्सा 8910 है, जबकि यहां पर सी का लाभ 9 दे रखा है, यानी कि 9x बराबर कितना है 8910 है। तो मैं कहूंगा x का मान निकाल लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, x का मान निकाल लीजिए साथ, 9 आ जाएगा, 9 नीम 81 आ जाएगा, 9 नीम 81 10, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया 990 आ गया। अच्छा अब ये क्या है, ये 3x, ये 7x, ये 9x, ये 13x, यही तो है। तो कहने के a और b को कितना लाभ प्राप्त हुआ, a को लाभ प्राप्त हुआ 3 और b को लाभ प्राप्त हुआ 7, यानी कि 3 + 7 10x हो गया। तो 10x की वैल्यू निकाल लीजिए। अरे भाई x की वैल्यू जब 990 है तो साथियों 10 की गुणा साथियों इससे हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो गया, लीजिए ठीक है। तो कितना आ गया आपके सामने साथियों 9,900 आ गया। तो 9,900 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यानी कि 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क है। तो एक आयताकार पार्क है मान लीजिए साथियों क्या, और इसकी अगर बात करें लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी 14 मीटर है और चौड़ाई इसकी कितनी है 8 मीटर चौड़ाई है, यानी कि ये 8 है और ये 14 है। यानी कि इसमें एक 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकाला जाता है। देखिए इस तरफ के लिए, मान लीजिए लोगों के पैदल चलने की तरफ के लिए या लोगों को रनिंग करने के लिए एक 1 मीटर चौड़ा रास्ता, आप इसको 1 मीटर, भले ये ज्यादा लग रहा हो, इसको 1 मीटर, यानी कि जो इसकी दूरी है ना, इसकी चौड़ाई ये 1 मीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। तो कह रहे कि इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने पहली बाउंड्री बनाई थी, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है पता, इसका क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर दो। लंबाई थी साथियों 14 और चौड़ाई कितनी थी आपकी, चौड़ाई थी 8। तो साथियों एक तरीके से यहाँ पर बात करें तो 14 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 14 8 112 हो जाएगा। तो ये छोटे वाले आयत की कितनी निकल गई 112 निकल गई। अच्छा अब मैं अगर आपसे कहूं बड़े वाले की क्या होगी, क्योंकि साथियों बड़े वाले के क्षेत्रफल में से हमें छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये इस रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब देखिए ये इतनी 14 है, एक इधर जुड़ गई एक इधर जुड़ गई, यानी कि इस पूरे की लंबाई 16 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ये 8 है, एक इधर जुड़ गई एक इधर जुड़ गई 10 हो जाएगी। तो मैं कहूंगा इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा 16 गुणा 10, यानी कि 160 निकलेगा। तो इसमें से साथ तो 112 आप घटा दीजिए, छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 8 हो गया, और यहां पर साथियों 48 हो जाएगा, यानी कि 48 मीटर स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगी, इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।